बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। ये 2020 का क्या है, एक्ट नंबर 15 है। हमने पहला पढ़ा है पीरा, वो कौन सा एक्ट था, 11। फिर हमने पढ़ा है प्राइस कंट्रोल पर, वो कौन सा था, किसी को याद है? ये कौन सा था? 7। ये पीरा और जो था प्राइस कंट्रोल 2000, वो दोनों 2024 में क्या हुए हैं, अप्रूव हुए हैं। ठीक है। और वो पहला जो था वो 11 था, जो दो प्राइस कंट्रोल वाला वो था 7 और 11। अब उसके बाद पढ़ते हैं 2020 में जो इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ था, पास हुआ था। तो 2020 जब कोरोना वायरस आया था ना, तो उस वहाँ पे बताया गया था ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़। उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि जब जैसे आजकल सलाहबाट लोग क्या करते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं और उसको महंगे दामों बेचते हैं। इसी तरह से जब कोरोना आया था तो तब भी यही काम हो रहा था। तो उसके ख़िलाफ़ ये ऑर्डीनेंस आया था, और बाद में क्या बन गया था, रिपील करके लॉ का हिस्सा बना दिया गया था, असम्बली में पास होकर। ठीक है। ये जो ऑर्डिनेंस 90 डेज़ के लिए होता है। 90 डेज़ के बाद उसके बाद ये एक होती है असम्बली, असम्बली के बाद वो डिसाइड करती है कि आया इसको हमने लॉ बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है। अब ये जो था होर्डिंग एक्ट 2020, इसमें टोटल जो है ना एक ही शेड्यूल है। इसका जो चैप्टर है वो कोई भी नहीं है। इसमें जो सेक्शन है वो टोटल 18 है। ठीक है। अब ये कब लागू हुआ था? ये 11 अगस्त को लागू हुआ था। ठीक है। गैजेट में पब्लिश कब हुआ था? ये 11 अगस्त 2020 का हुआ था। पहले हम इसकी बात करते हैं समरी के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसके हेडिंग सेक्शन में क्या क्या आता है। हमेशा की तरह पहला आता है शॉर्ट टाइटल, फिर दूसरा आता है डेफिनेशन, तीसरा ऑफेंस, पावर टू सर्च फॉर एंड सीजर, पावर टू ऑक्शन, कॉग्नाइजेंस ऑफेंस, फिर पावर अपील, रिवार्ड फॉर इन्फॉर्मर एंड डिक्लेरेशन, ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग। उसके बाद प्रोटेक्शन, एक्शन इन एड, पावर टू मेक रूल्स, एक्शन टू ओवरराइड, पावर टू अमेंड, रिपील। रिपील का मतलब होता है कि पहले जो था ये था एक ऑर्डिनेंस, बाद में रिपील करने के बाद इसको क्या क्या दिया गया, कानून बना दिया गया। उसके बाद आगे हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। इसका हमेशा की तरह पहला जो आर्टिकल है, पहला सेक्शन है, वो हमेशा की तरह है, क्या है, प्रीलिमिनरी, जिसको कहते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। इसके मुताबिक इसका नाम है द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। जैसे पूरे पंजाब में क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, और ये एक ही दफ़ा हुआ था। इसमें डेफिनेशन जो है ये मोस्टली आपने पीछे वाले एक्ट लास्ट में आपने अगर वीडियोस देखी हो तो उसके मुताबिक आपको याद होगा। इस सेम में मोस्टली हुई हैं, एक दो शायद नहीं हुआ है। इसमें ना आर्टिकल वही है जो सेक्शन होते हैं, और कोड ऑफ क्या, कोड ऑफ क्रिमिनल 1898 है। उसमें डीलर वो होता है कि जो एक पर्सन जो ट्रेड करता है, पार्टनरशिप करता है। उसके बाद ठीक है, डीलर जो होता है बेचता होता है, और जो होता है इम्पोर्टेंट होता है वो ख़रीदता होता है। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जो हार्डिंग है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, स्टॉकिंग है, स्टोरिंग है, ये क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी अलाउइंग, मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में ना क्या करना, स्टोर कर लेना, स्टॉक कर लेना। ठीक है। इसको कहेंगे होर्डिंग हॉर्ड। ठीक है। इसमें कहते हैं व्हेन नो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आर्टिकल इज प्रिस्क्राइब्ड। इसमें किसी भी ना मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो नहीं बताएगी, क्वांटिटी नहीं, मिकदार नहीं बताएगी, कौन सी चीज़ कौन किस हद तक उसको कर सकते हैं। लेकिन बस ज़ख़ीरा हो रही है। ज़ख़ीरा का मतलब वही होता है कि किसी चीज़ का ना किसी चीज़ को सेल के लिए उसको छुपा के रख लेना, होर्डिंग कहलाती है। मतलब ज़ख़ीरा का मतलब होता है जमा करना, स्टोर करना, इकट्ठा करना। ठीक है। उसके बाद है ऑफिसर। ऑफिसर जो होता है ना, इसमें वो होता है डिप्टी कमिश्नर। ठीक है। और जो हमने पढ़ा था प्रिवेंशन एक्ट वाला, प्राइस वाला, हमने पढ़ा था प्राइस कंट्रोल, उसमें कौन सा इस्तेमाल होता है, प्रोविजनल डायरेक्टर या कंट्रोलर जनरल। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ऑफिसर है वहाँ डिप्टी कमिश्नर है। ठीक है। ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2020 के तहत काम करता है। अब उसके प्रिस्क्राइब क्या रूल्स होते हैं जो एक सेक्शन के बताए जाते हैं। आगे आते हैं इसका नंबर 3 सेक्शन, ऑफेंस ऑफ होर्डिंग। होर्डिंग मतलब ज़ख़ीरा-अंदोज़ी का ऑफेंस क्या होता है, जो बंदा क्या करता है, किसी भी ना खुराक को या किसी जो चीज़, यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है नीचे, अगर उनको स्टोर करता है ना तो उसके मुताबिक क्या होगा, उसको सज़ा मिलेगी। वो क्या कहलाएगा, ऑफेंसर कहलाएगा, ऑफेंस कहलाएगा। वो किस चीज़ को स्टोर करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑफेंस कहलाएगा।
और ऑफेंस में जो बंदा करता है ना, ऑफेंस करता है, वो क्या कहलाता है, ऑफेंडर कहलाएगा। ठीक है। अब डिप्टी कमिश्नर के पास पावर टू रिसर्च फॉर एंड सीजर ऑफ आर्टिकल। अब जो होती है डिप्टी कमिश्नर के पास ये पावर होती है, वो कहीं भी जाके ना, कहीं पे भी लगता है ना, कहाँ पे कोई सीजर स्टॉक हो रहा है ना, या फिर उसको लगता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो जाके वहाँ जाके सर्च कर सकता है। अगर उसकी बात इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं लगता है, उसको बात साबित होती है, उसको क्या कर सकता है, वहाँ पे सीज भी कर सकता है, और उसके पास ये होता है जब्त भी कर सकता है, उसके बदले में उसको जुर्माना भी कर सकता है। उसके बाद जब वो सीज कर लेते हैं ना, तो उसके बाद पावर टू ऑक्शन सीज आर्टिकल। अब वो सीज तो कर लिया, उसके जाके तो फिर क्या करेगा, उसका ऑक्शन करेगा, उसको क्या करेगा, उसकी बोली लगाएगा। बोली लगाने के बाद उसका जो 50% होगा, वो ऑफिसर क्या करेगा, अपने गवर्नमेंट को देगा, और जो 50% होगा वो वापस उसको उसी को देगा। अगर उसने लैंड रेवेन्यू की तरफ से अगर एरिया है, तो वो भी उसका कट कर लिया जाएगा। अब देखिए इसका पॉइंट नंबर क्या 1-2 कहता है कि ना, प्रोसीड कलेक्टिंग अंडर सेक्शन वाइल शैल बी डिपॉजिट इन प्रॉफिट बेयरिंग बैंक इन अकाउंट। और जो हार्डिंग एक्टर होते हैं ना, ये इसके सिर्फ एक ही बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके जितना भी ऑक्शन हो गया, ऑक्शन के बाद जो पैसे मिलेंगे ना, जो फीसद में जो उसको जुर्माने के तौर पर 50% होता है ना, वो क्या कर रही है, बैंक नेशनल बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। अब उसके बाद है कॉग्निज ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट। अब इसमें ये बात है कि अगर कोई बंदा स्टोर कर, उसकी इन्फॉर्मेशन में उसने जाके सर्च किया, सर्च करने के बाद उसका जो साबित हो गया ना, तो वो ना वो क्या करेगा, उसको अरेस्ट कर लेगा। अब जो अरेस्ट करने के लिए उसके पास उसके लिए वारंट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। वो किसी भी जगह पर इस एक्ट के तहत तो उसको अरेस्ट कर सकता है। उसको फिर अगर उसके ऑफेंस को साबित सच होने पर उसको सज़ा भी मिल सकती है। उसको जो सज़ा मिलती है उसकी ना तो कोई माफ़ी है और ना ही उसकी ज़मानत है। ठीक है। इसमें कौन इसको पहले सबसे पहले सज़ा कौन देगा इसको। ठीक है। इसे कहते हैं कि ना, अल्फस में पनिशेबल अंडर इस एक्ट कॉग्नाइज एंड नॉन बेबनेबल। इसमें जो स्पेशल मजिस्ट्रेट होता है, स्पेशल मजिस्ट्रेट जो होता है ना, वो क्या करता है, उसको सज़ा देता है। स्पेशल मजिस्ट्रेट है, उसके पास कहते हैं कि अपॉन रिटन इन्फॉर्मेशन बाय द ऑफिसर। एक ऑफिसर जो है ना, उसने जाके अपने जो रिपोर्ट बनाता है, वो कहते हैं जब वो क्या कहते हैं, उसने सर्च किया, सर्च करने के बाद वहाँ पे उसको देखा, पहले वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे गया और जाके चेक किया, चेक करने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे ज़ख़ीरा हो रहा था, उसके फिर मैंने लिया, उसको मैंने बेचा करने के बाद, बेचने के बाद उसके इतने पैसे बने, उसको सजा उसके मुताबिक देखा, तो मैंने सीज़ कर दिया। सीज़ करने के बाद उसने ये फैंस साबित हो गया। साबित करने के बाद वो बताएगा कि इसको अब सज़ा मिलनी चाहिए, तो स्पेशल मजिस्ट्रेट क्या होगा, उसको फिर सज़ा देगा। ठीक है। अब इसमें ना ये बात इस एक्ट में ये है कि किसी पर्सन को ना इसको अरेस्ट करने के लिए सर्च वारंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है, हार्डिंग ज़रूरत है। अगर कोई बंदा सर्च वारंट निकल लेने चला जाए, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डीलर को वो क्या करता है, सामान छुपा लेता है या फिर इसको इधर उधर कर दे, जिसकी वजह से वो ऑफिसर के पहुँचने से पहले ही वो सामान यहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर काम नहीं हो पाता। इस तरह से ऑफेंस बाय कॉर्पोरेशन, अगर जैसे कि वो एक दुकानदार करता है तो उसके खिलाफ ऑफेंस हो गया। इस तरह से कोई कॉर्पोरेशन, कोई कंपनी इस तरह का काम करती है, कंपनी के अंदर कोई भी मैनेजर है, डायरेक्टर है, सेक्रेटरी मेंबर, उसमें कोई काम करता है तो उसको भी यही सज़ा मिलेगी। ठीक है। अब उसके बाद ना, अगर को कहते हैं कि पावर टू ट्राई ऑफेंस समरली कहते हैं कि इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल 1898 की तरह इसको क्या की जाएगी, सजा दिएगा। स्पेशल मजिस्ट्रेट जो होता है ना 14A के तहत क्या होता है, क्या होगा, तो इसको अपॉइंट किया जाता है, जो क्या करता है, इसको सजा देता है। और वो कहता है कि उसने ना उसके बाद क्या कहता है कि ना, ये स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर उसको सजा मिल जाती है ना, तो उसके बाद कहते हैं कि एक्ट शेल बी कंक्लूडेड विद इस 30 दिन के अंदर उसका फैसला भी सुना दिया जाएगा। अब आर्टिकल 9 कहते हैं कि अगर वो बंदा है, वो कहते उसको ना, उसको साबित हो गया, उसको ऑर्डर मिल, सजा मिल गई है। ठीक है। वो कहते हैं वो ना, फिर वो क्या करता है, उस एक्ट के बाद वो अपना फाइल जो है वो डिस्ट्रिक्ट, वो कहते हैं बिफोर वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में लेके जाता है। पहले स्पेशल मजिस्ट्रेट इसको सजा देते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में अपना फैसला लेके जाता है, वहाँ पे वो फाइल करता है, और फिर वहाँ 30 दिन के अंदर उसको वहाँ से भी क्या होना है, फैसला मिलना है। और ये 30 दिन के अंदर अपना फैसला सुनाना बेहद ज़रूरी है। अब उसके बाद है रिफॉर्ड फॉर इन्फॉर्मर। एक बंदा जो आके इन्फॉर्मेशन देता है, वो कहता है कि ना, आप एक कहते हैं कि जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से लोगों भूखे बैठे हैं, वहाँ पे आटे के दुकानें भरे बैठे हैं, इस वजह से ज़ख़ीरा जब महंगे हो जाएंगे तो बेचेंगे,
तो अभी ये इन्फॉर्मेशन उसने दे दी है, तो वहाँ जहाँ पे जो टीम होगी, जो डिप्टी कमिश्नर, वहाँ जाके छापा मारेगा, उसको जाकर देखेगा, सर्च करेगा। अगर उसको वाकई ये उसको चीज़ें मिल जाती हैं जो कि हुकूमत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, तो क्या इसकी चीज़ के लिए एक 10% क्या करेगा, उसे इन्फॉर्मेशन को देगा, जिसकी वजह से उसको जो उसकी यहाँ उसका हक बनता है, जो उसका रिवार्ड कहलाएगा। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। और कहते हैं कि हर जो डीलर होता है ना, वो पूरी मालूमात जो होगा वो कंसर्न ऑफिसर को देगा, जो उसके एडिट जो ऑफिसर उसको बताएगा, उसके प्रोडक्शन के बारे में बताएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, परचेज, स्टॉक से डिस्ट्रीब्यूशन, किसी आर्टिकल और किसी भी आर्टिकल के चीज़ें, जितनी भी चीज़ मामला होते हैं ना, उसके हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लिख के क्या देगा, वो उस कंसर्न जो ऑफिसर को उसको देगा। ठीक है। अब इसमें जो ऑफिसर होता है ना, वो कहते हैं कि या डायरेक्ट ऑनर या मैन्युफैक्चरर ऑफ द आर्टिकल या ऑनर एंड मैनेजमेंट ऑफ द गोडाउन्स और स्टोरेज प्लेस आर देयर एजेंट्स ऑफ डिक्लेयर स्टॉक्स ऑफ एनी पार्टिकुलर आइटम owned and managed by them at their premises at any point in time or such periodical intervals at he may be deemed fit। अब कहते हैं कि ना, इसमें जो भी ऑफिसर होता है ना, वो या तो खुद या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल बनाता है ना, उसकी वजह से, या फिर या उसका ऑनर होता है, या उसके मैनेजमेंट, गोडाउन के मैनेजमेंट होता है, फिर स्टोरेज प्लेस के जो मैनेजमेंट होता है, या फिर कोई एजेंट होता है, या कोई स्टॉक होता है, या फिर कोई भी स्पेशल आइटम का कोई मालिक होता है, या उसको मैनेज कर रहा होता है, उन सब में से किसी के ऊपर भी, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, और पीरियोडिकली भी हो सकती है, इंटरवल्स भी हो सकती है। मतलब सबसे बार बार क्या होता है, इसके बारे में पूछताछ की जाती है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है, और उसके बारे में सारी चेक एंड बैलेंस किया जाता है। अब जो डिक्लेरेशन में जब डिक्लेयर का मतलब होता है हर चीज़ वाज़ी होना, क्लियर करना। ठीक है। इसमें स्टॉक की क्वांटिटी बताई जाती है, उसकी वैल्यू बताई जाती है, उसकी रेट ऑफ परचेज, उसकी कॉपी ऑफ प्रोक्योरमेंट इनवॉइसेस, हर चीज़ उसका पूरा रिकॉर्ड इसमें लेना होता है, उसमें डालना होता है। उसके बाद ऑफिसर क्या होता है, उसको फिर वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद फिर उसके पास जो बुक होती है ना, या उसके बुक होती है, उसके अंदर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लिखता है। उसके बाद जो होता है स्टॉक के जो डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो लेता है, जिसमें परचेज आ जाता है, सेल आ जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि जब वेरिफिकेशन करने के बाद, स्टॉक की वेरिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो कहते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विदर अदर सोर्स देन फॉर ऑफिसर में रिक्वायर्ड द डीलर, और जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही होती है, वो क्या करता है, डीलर से क्या करता है, वेरीफाई करता है, ओनर से या मैनेजर से बात करता है, पूछता है उसके बारे में। अगर वो तो ठीक होती है, उसके बारे में पूछते हैं, मालूमात लेता है। ठीक है। इन ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग एंड फेलियर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। अगर जो इन्फॉर्मर है, उसने जो डीलर है या ओनर के बारे में, गोडाउन के बारे में स्टोरेज इन्फॉर्मेशन देते, कहते हैं कि स्टोरेज हो रही है, अगर वाकई वहाँ पे स्टोरेज हो रही है, उसकी कम रिक्वायरमेंट जाती है, उस पर क्या करती है, सर्च वर्ड करती है, तो क्या करती है, उसको इनाम देती है। अगर किस वजह से वो गलत हो जाती है, मिसलीडिंग हो जाती है ना, तो फिर क्या करती है ना, क्या उसी मार्टी के तो उसके खिलाफ क्या करती है, इंक्वायरी बिठाती है, और उसी ऑफेंस के खिलाफ जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसको सज़ा दे सकती है। उसकी जो सज़ा है वो 3 साल हो सकती है, और फाइन जो है 1 मिलियन मतलब 10 लाख तक हो सकती है। देखें, अगर पहले केस की थी, पेनल्टी में थी कि 3 साल सज़ा और 5 लाख जुर्माना। देखिए अब यहाँ पे बात कर रही है ऑफेंस की, बात की कहाँ पे होगा, जो विसल ब्लोअर होगा ना, उसके रिलेटेड बात हो रही है। ये 3 साल कैद और 10 लाख जुर्माना होगा। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन अगेंस्ट अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जो एक्शन होंगे उसको प्रोटेक्शन करेगा कौन, आप जिसमें डीजी जो होगा ना, डिप्टी कमिश्नर जो होगा, जितने भी एक्शन लेगा, जो भी काम करेगा, उससे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी, क्योंकि वो सारे जितने भी काम करेगा वो एक्शन इस एक्ट के मुताबिक बताया गया असूल्स के मुताबिक करेगा। एक्शन इन एड ऑफ एन ऑफिसर, कहते हैं कि एक अफसर जो है, उसकी मदद के लिए जितने भी मुमकिन इकदाम हो वो किए जाएँ, उसकी हर तरीके से मदद की जाए। पावर टू मेक रूल्स हमेशा गवर्नमेंट के पास होता है, और एक्ट टू ओवर हेड देन ओवर ओवर लॉज। इसमें अगर कहीं भी ओवर हेडिंग की बात हो जाती है ना, तो हमेशा इसी लॉ को क्या किया जाए, प्रेफर किया जाएगा। अमेंड कौन कर सकता, गवर्नमेंट कर सकते हैं। रिपील्ड क्या, रिपील्ड होता था कि ना, इसमें ना ऑर्डिनेंस था, हार्डिंग और 2020 में ऑर्डिंग होता, रिपील करके क्या बना देखे, इसको एक बना दिया गया था, ला बना दिया गया था। अब इसमें जो 41 आइटम्स थे ना, जो कोरोना के दौर में इसमें शेड्यूल हुए थे, वो थे इसमें टी, वाइट शुगर, मिल्क पाउडर, मिल्क फूड और इन्फ्रेंट्स, एडिबल ऑयल्स, हाइड्रोजनेटेड अदरवाइज एरोवेटेड वाटर, फ्रूट जूस, कैशेज, साल्ट, पोटैटोज, अनियंस, पल्सेस, ऑल sorts,
fish, all sorts, beef, mutton, legs, goods, spice and vegetable, red chilies, drug, medicines, kerosene, oil, match, coal, chemical fertilizer, all sorts, poultry food, cement, putty जिसे सीड कॉटन कहते हैं, cotton, lint, cotton seed, all sorts, wool, shoddy, rock, caustic soda, soda ash, patty, pesticides, meat and hoof, wheat flour, all sorts, surgical gloves, face mask, N95 mask, sanitizer, surface cleansing products, isopropyl alcohol। चलें जी, ये तो हमारा आज के एक्ट मुकम्मल हुआ। एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हार्डिंग एक्ट 2020। चलें जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के बारे में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।